नमस्कार। अपना उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश लकी जगवानी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश स्टार्टअप फंड का शुभारंभ किया और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक को 15 करोड़ की पहली किस्त सौंपी। और इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि नवोन्मेष और नवाचारों को प्रोत्साहित करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार नीतिगत प्रयास कर रही है। आलोक कुमार जी को, सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ ही सिडबी के सीएमडी और अन्य अधिकारियों को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। और मेरा विश्वास है कि यूपी स्टार्टअप फंड की व्यवस्था के माध्यम से हम अधिक से अधिक नौजवानों को प्रदेश के अंदर अपना स्टार्टअप स्थापित करने में के लिए प्रेरित कर पाएंगे और उनके माध्यम से बहुत सारे युवाओं को यहाँ पर नौकरी और रोजगार की संभावनाओं को आगे बढ़ाने में मदद कर पाएंगे। मैं फिर से विभाग की इस कार्यवाही को और एमओयू की सराहना करते हुए इस पूरे अभियान के प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। वहीं प्रदेश में जारी बस पॉलिटिक्स पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जवाब दिया है। प्रियंका ने कहा कि हम लोगों की मदद करना चाहते हैं और इसमें राजनीति ना ढूंढे। उन्होंने यह भी कहा कि अगर आपको क्रेडिट लेना हो तो चाहे तो आप बसों पर भारतीय जनता पार्टी का झंडा तक लगा दीजिए। उन्होंने कहा कि लिस्ट गलत है, कुछ ये हो रहा है, वो हो रहा है। बसें हमारी पहुंच गई हैं। कल 4 बजे से हमारी बसें बॉर्डर पे खड़ी थी। उनको आगे परमिट यूपी के, जहाँ पे उन्होंने कहा था कि यहाँ पे हमें गाजियाबाद और नोएडा में 2 पॉइंट्स दिए थे, यहाँ तक पहुँचाइए, वहाँ जाने का परमिट ही नहीं दे रहे हैं यूपी के अंदर। तो बसें खड़ी रहीं, आज भी खड़ी हैं। अब मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि देखिए, 4 बजे 24 घंटे हो जाएंगे कि ये बसें उपलब्ध हैं। अगर आपको इस्तेमाल करनी है तो इस्तेमाल करिए, हमें अनुमति दीजिए। आपको भाजपा के झंडे लगाने हैं, इन पे अपने भाजपा के स्टिकर लगाने हैं तो बेशक लगाइए, बेशक लगाइए। आपको अगर कहना है कि आपने उपलब्ध कराई हैं तब भी कराइए, लेकिन इन बसों को चलने दें। क्योंकि जब तक हम इस राजनीतिक उलझन में पड़े रहे हैं ना, जब तक आप अजीब अजीब से बयान दे रहे हैं और तमाम इश्यूज उठा रहे हैं, तब तक हम कम से कम 92,000 लोगों को घर पहुंचा सकते थे। और वही 92,000 लोग आज धूप में चल रहे हैं, उनके सामने तमाम मुसीबतों को झेलते हुए चल रहे हैं। तो मैं सिर्फ मुख्यमंत्री जी से ये आग्रह करना चाहती हूँ, हमारी बसें वहां पे 4 बजे तक खड़ी हैं। आप चलिए उत्तर प्रदेश की खबरों की ओर आगे बढ़ते हैं। बस विवाद में गिरफ्तार किए गए उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू के समर्थन में प्रदर्शन शुरू हो गया है। आगरा पुलिस लाइन के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। यहीं पर अजय कुमार लल्लू को गिरफ्तार करके रखा गया है। फिलहाल पुलिस लाइन के बाहर सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। आपको बता दें, कल ही उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू और विवेक बंसल को आगरा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। उनके ऊपर थाना फतेहपुर सीकरी में धारा 188 और 269 के अलावा महामारी एक्ट का मुकदमा कायम किया गया था। मुकदमे में अजय कुमार लल्लू और विवेक बंसल के अलावा 67 अज्ञात मामले दर्ज हुए हैं। सरकार पूरी तरीके से फेल है। अप्रवासी भारतीयों को लाने में असमर्थ हो गई है। लोग लगातार सवारी न मिलने के कारण, संसाधन न मिलने के कारण मर रहे हैं। जब माननीय राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी जी द्वारा 1000 बसों का इंतजाम कर दिया गया है, अब इन्हें ये लगता है कि हमारी ये नाकामी है और उसे छुपाने के लिए ये तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। जिस प्रकार से माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के ऊपर मुकदमे दर्ज किए, उन्हें उठा के लाए। अब आज से इन्हें, आज पूरे दिन हो गया इन्हें बंद करे हुए कल से। अब न किसी से मिलने दे रहे हैं, न बता रहे हैं कि वो किस स्थिति में है। ये बहुत ही अजीब स्थिति है उत्तर प्रदेश सरकार की। आप कब तक छुपा के रखोगे? लेकिन कांग्रेस पार्टी उन अप्रवासी भारतीयों को, उन गरीबों को उन घर पहुंचाने के लिए हर संभव प्रयास करेगी। तो मजदूर की बस को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार और कांग्रेस के बीच विवाद बढ़ता जा रहा है। अब योगी सरकार के परिवहन मंत्री अशोक कटारिया ने आरोप लगाया कि कांग्रेस
प्राइवेट बसों के बजाय राजस्थान रोडवेज की बस को भेज रही है, जो हम किसी पार्टी से नहीं ले सकते। अगर हमें राजस्थान रोडवेज की बस लेनी होगी तो सरकार आपस में बात करके लेगी। ये उनका उद्देश्य सिर्फ 2 दिन पहले यहाँ आना और ये कहना कि हम बस देना चाहते हैं, ये सिर्फ इसलिए किया क्योंकि योगी आदित्यनाथ सरकार ने उत्तर प्रदेश के जनमानस में अपनी एक ऐसी छवि निर्मित की कि ये भरण पोषण भी जनता का किया जा रहा है, जनता को भोजन वितरण हो रहा है, भोजन पैकेट का वितरण हो रहा है, राशन वितरण हो रहा है, जिनके राशन कार्ड नहीं बने उनको भी राशन दिया जा रहा है, असंगठित क्षेत्र के जो मजदूर हैं उनको 1,000 रुपया योगी सरकार पहुंचा रही। जब ये चारों तरफ से आवाजें उठने लगी कि योगी सरकार ने इस लॉकडाउन पीरियड में सुव्यवस्थित और संगठित कार्य किया है जनता के हित में, तो योगी जी की छवि जब इतनी ऊंची दिखाई दी तब जाकर 2 दिन पहले ये आज मार्केट में आ गए हैं और ये इतना शोर मचा रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूं, जो बसें लेकर खड़े हैं, जिन बसों की वो बात कर रहे हैं, उन बसों को पहले आने से पहले चेक तो कर लिए होते। अरे भाई, एम्बुलेंस का भेजा जाता है क्या? एम्बुलेंस में कोई कामगार आएंगे क्या? टाटा मैजिक में कामगार आएंगे क्या? ट्रकों में कामगार आएंगे क्या? ऐसे वाहनों में कामगार आएंगे क्या जिनका इंश्योरेंस नहीं है, जिनकी फिटनेस नहीं है? और हमारे कामगार हमारी संपत्ति हैं, हमारे कामगार हमारी निधि हैं, हमारे कामगार हमारे उत्तर प्रदेश के मालिक हैं, नागरिक हैं और उनके जीवन को जोखिम में नहीं डाला जा सकता ऐसे फिटनेस जिन वाहनों का नहीं है उनमें लाकर। इसलिए ये केवल विवाद खड़ा करना इनका है कि कांग्रेस ने कहा था, प्रियंका गांधी ने कहा था कि वो बस देना चाहते हैं, तो कांग्रेस की बसों के लिए उत्तर दिया था कि आप दीजिए। परिवहन निगम राजस्थान की बस नहीं मांगी थी। अगर राजस्थान सरकार की बसें ही मांगनी थी तो उत्तर प्रदेश सरकार, एक सरकार दूसरी सरकार से समन्वय करती है। अभी कोटा से विद्यार्थी आए थे तो बहुत सारी राजस्थान सरकार की बसें हमारे उत्तर प्रदेश राज्य तक आई थी, तो इसलिए वो हमने जो मांगी थी वो कांग्रेस की बसें मांगी थी, ना कि हमने राजस्थान सरकार की। और राजस्थान की जो सरकार की बसें उन्होंने बॉर्डर पर खड़ी कर रखी, उनको भी वो फिटनेस अगर चेक कर लिए होते। एक बात। दूसरी बात, उत्तर प्रदेश के अंदर 12.5-13 लाख कामगारों को, विद्यार्थियों को सकुशल योगी सरकार ने उनके घरों तक पहुंचाया है, उनके गांव तक पहुंचाया है कुशलतापूर्वक। तो ये काम तो हम पहले से ही कर रहे हैं। हमारी 12,000 बसें उत्तर प्रदेश के बेड़े में हैं, सारी की सारी सड़कों पर दौड़ रही हैं, लगातार उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग की बसें दौड़ रही हैं। तो जब काम हमारा पहले से ही चल रहा है। वहीं समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और यूपी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी ने विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित को पत्र लिखा है। इस पत्र में राम गोविंद चौधरी ने सीतापुर जेल में बंद सपा सांसद आजम खान, उनकी पत्नी और सपा विधायक तजीन फातिमा का जिक्र किया है। पत्र में राम गोविंद चौधरी ने विधानसभा अध्यक्ष से संरक्षक होने के नाते विधायक तंजीम फातिमा की जमानत स्वीकार करने का आग्रह किया है। पत्र में राम गोविंद चौधरी ने कहा कि ईद के मद्देनजर और आजम खान की तबीयत खराब है, तो साथ ही आजम की पत्नी को फ्रैक्चर हो चुका है, लिहाजा आजम खान के परिवार को जमानत दे दी जाए। आपको बता दें, आजम खान को जेल से बाहर लाने को लेकर समाजवादी पार्टी लगातार काफी समय से मांग कर रही है। इसके पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आजम और उनके परिवार को रमजान महीने में इबादत और रोजे की फर्ज अदा करने के लिए जेल से रिहा करने का आग्रह किया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ईद के मौके पर मस्जिद खोलने के मुद्दे पर दखल देने से इनकार कर दिया है। हाईकोर्ट ने कहा कि पहले यूपी सरकार के पास मस्जिद खोलने के लिए अर्जी दें। अगर सरकार की तरफ से अर्जी खारिज की जाती है तो ही इस मुद्दे पर यूपी हाईकोर्ट दखल देगी। आपको बता दें, ईद के मौके पर प्रदेश में मस्जिदों को खोलने को लेकर यूपी हाईकोर्ट के सामने अर्जी रखी गई थी। ईद के मौके पर यूपी में मस्जिद और ईदगाह खोलने की मांग को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फिलहाल सीधे तौर पर राहत देने से इनकार कर दिया है। हाईकोर्ट ने कहा कि पहले राज्य सरकार से अनुरोध करें, अगर राज्य सरकार अर्जी को खारिज करती है तब हाईकोर्ट सुनवाई करेगा।
आपको बता दें, हाईकोर्ट में डाली गई अर्जी में ईद की नमाज के लिए प्रदेश की ईदगाहों और मस्जिदों को ईद के दिन 1 घंटे खोले जाने की अनुमति देने की मांग की गई थी। ईद के साथ ही जून महीने तक जुम्मे की नमाज के लिए हर शुक्रवार को 1 घंटे खोलने की इजाजत मांगी गई थी। इसके लिए दलील दी गई थी और ईद और जुम्मे की नमाज जमात के साथ ही होती है। सहारनपुर में जिला अधिकारी ने प्रेस वार्ता की और इस दौरान जिला अधिकारी ने कहा कि रोज की तरह छूट वैसे ही रहेगी। छूट के समय में कोई बदलाव नहीं किया गया है। रेस्टोरेंट और मिठाई की दुकान खुलेंगी। रेस्टोरेंट होम डिलीवरी कर सकेंगे और मिठाई की दुकान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सेल कर पाएंगे। तो वहीं सराफा मार्केट को कोई छूट नहीं होगी। कपड़े के मार्केट के व्यापारी मात्र दुकान से सामान की सप्लाई कर सकेंगे। और इसके अलावा जिला अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि अभी सिर्फ नॉर्मल छूट दी गई है। 1-2 दिन में बातचीत कर देखा जाएगा कि किस तरीके से शहर में अन्य दुकानों को खोलने की परमिशन दी जाए। राय वाला मार्केट है, कपड़े की थोक की मार्केट है। उस मार्केट में उसके जो तमाम पदाधिकारी हैं वो लोग मुझसे मिले थे। उनकी ये डिमांड थी कि वो तमाम उनके यहाँ माल डंप है। तो अभी फ़िलहाल एक रोस्टर हम लोगों ने तैयार किया है, उसको हम लोग आज रात तक फाइनल कर देंगे। उस रोस्टर के मुताबिक उनको 3-3, 4-4 घंटे के लिए प्रत्येक दिन आगामी कुछ दिनों तक उनको ये परमिशन रहेगी कि वो अपना जो डंप माल है उसको ट्रांसपोर्ट के माध्यम से अगर कहीं बाहर भेजना चाहते हैं, थोक में बेचना चाह रहे हैं तो उसको बेच दें। किंतु प्रतिबंध रहेगा कि वो कोई भी अपना स्टाफ, कोई भी कर्मचारी या ट्रांसपोर्ट का कोई भी आदमी ऐसा नहीं वो जो है लगाएंगे जो आदमी हॉट स्पॉट का हो। इसी तरह अन्य जो मार्केट्स हैं, कपड़े की रिटेल शॉप है या अन्य शोरूम है, अन्य जिन्स हैं, उनके संबंध में हम लोग उनके जो भी पदाधिकारी हैं, एसोसिएशन है, उनसे बातचीत करके किस तरह हम लोग एक रोस्टर जो है बना सकते हैं जिससे सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन किया जा सके। और जो इतने लंबे समय तक हम लोगों ने लॉकडाउन यहाँ पर रखा हुआ है, उसको लॉकडाउन करके रखा हुआ है, उससे जो हम लोगों ने लाभ अर्जित किया है उस लाभ हम लोग मेंटेन कर सकें। इस उद्देश्य से हम लोग इनसे बातचीत करके जो भी और भी मार्केट्स हैं उनको खुलवाने के बारे में 1-8 दिन। इस समय बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर घर वापसी कर रहे हैं और सरकार के सामने चुनौती है इनको रोजगार देने की। ऐसे में सरकार के लिए मनरेगा रोजगार देने में सबसे बड़ी ताकत साबित हो रही है। बाराबंकी में भी प्रवासी मजदूरों की बड़ी संख्या में घर वापसी की है और यहां जिला प्रशासन ने इन लोगों को कल्याणी नदी के पुनरुद्धार के काम में लगा दिया, जिससे मजदूर सरकार की इस पहल से काफी खुश नजर आ रहे हैं। और इस मामले में मौके पर काम कर देख रहे फतेहपुर ब्लॉक के बीडीओ हेमंत यादव ने बताया कि ये कल्याणी नदी के पुनरुद्धार का कार्य किया जा रहा है और इसमें वह मजदूर लगाए गए हैं जो कि बाहर मजदूरी करने गए थे और होली के दौरान यहां आ गए थे। थे तुम? इससे पहले लखनऊ में ऑटो चलाते थे। अच्छा, तो फैमिली साथ में रखते थे कि नहीं? फैमिली नहीं रखते थे। तो अभी कौन सा गांव में काम कर रहे हो? अब यहाँ कर रहे हैं मवैया पंचायत में। तो ये तुम्हारा गांव है? ये सर हमारा गांव ये नहीं है। हाँ। ये सफीपुर सर है। अच्छा। हाँ। तो ये गांव में तुम्हारे फैमिली साथ में रहती है? हाँ, गांव में फैमिली साथ। तो साथ में रह रहे हो जब से लॉकडाउन हुआ है? हाँ, तब से साथ में रहते हैं। और उससे पहले फैमिली नहीं रहती थी लखनऊ। अच्छा, तो अभी क्या तुमको कितना पैसे मिलता है? अभी हमको 201 रुपया मिलता है। अच्छा, आप खुश हो जाता कि पहले खुश थे? गाँव में रहते हैं सर, आप खुश हैं? अच्छा, अगर अच्छा लॉकडाउन खत्म हो जाएगा तो क्या शहर जाओगे? अब जब काम यहीं मिलेगा तो शहर क्या करेंगे जाके? यही माटी धो रहे हैं। अच्छा, ये मनरेगा के तहत काम हो रहा है? हाँ जी। अच्छा, तो कितना पैसा मिल जाता है? 201 रुपया सरकार की तरफ से ये है? हाँ। तो कैसे अकाउंट में पैसा आता है कि कैश मिलता है? अकाउंट में आता है। आ जाता है? हाँ, सीएन लगा दें प्रधान तो अकाउंट में आ जाए। हाँ हाँ। और जैसे कभी जरूरत पड़ जाए अचानक हमारी कोई दिक्कत हो जाए तो 200-400 दे सकते हैं घर से अपने। अच्छा अच्छा जी बस। तो ये जो है इसे खाना पीना चल जा रहा है? जी चल रहा है। खेती बाड़ी है कि नहीं है? खेती बाड़ी 1 बीघा है खाली बस। अच्छा, तो उससे हो पाता कि नहीं? तो उससे नहीं, और थोड़ी बहुत बटे हुए हैं। अच्छा, फैमिली में कौन कौन है तुम्हारे? फैमिली में बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं?
5 बच्चे हैं, एक लड़की है। तो 201 रुपए में काम चल जा रहा अभी? नहीं तो अब ये समय ये चल रहा साहब ना ये काम घर वाला, और इसके पहले फिर 300 400 500 बाहर निकल काम करते हैं। क्या करते थे? बाहर निकल के मजदूरी जो है करते हैं, बस ईंट गारा। अच्छा। हाँ, कभी ठेके पर माटी ढोलते हैं। तब तो बाहर काम मिल नहीं रहा? नहीं, अब तो यहाँ चल रहे हैं लॉकडाउन से, कहीं गए नहीं। प्रधान ने बुलाया यहाँ पर काम। प्रोजेक्ट है, ये मनरेगा के माध्यम से, मनरेगा के अंतर्गत कल्याणी नदी का पुनरुद्धार कार्य है, जो कि मवैया ग्राम पंचायत में ये कार्य चल रहा है। और ये जो प्रोजेक्ट है, इसकी लंबाई में सामान्य रूप से आपको जानकारी दे दूं कि लंबाई जो है प्रोजेक्ट में 2600 मीटर है, और इसी प्रकार से जो चौड़ाई, इसमें चौड़ीकरण का भी कार्य है, तो वो औसतन 25 मीटर चौड़ीकरण है, और गहराई में लगभग 1.5 मीटर गहराई हम लोग कर रहे हैं। अच्छा, तो लगभग इसमें कितने परसेंट वो लोग हैं जो प्रवासी मजदूर हैं, वो लोग इसमें काम कर रहे हैं? ऐसे कितने परसेंट लोगों को मौका मिला? एज परसेंटेज तो मैं नहीं एग्जैक्ट बता सकता, लेकिन हाँ फिर भी 20-25 लोग हैं इस पूरे प्रोजेक्ट में, जो बाहर से मतलब इस लॉकडाउन के पीरियड में या उससे थोड़ा सा पहले होली के टाइम में आए हुए थे, जो बाहर चले गए थे। कभी उन्होंने मनरेगा में काम किया भी है 2-3 साल पहले, और फिर चले गए दिल्ली, नोएडा या गाजियाबाद या अन्य राज्यों में भी। वो वापस आए यहाँ पर, उन्हें जो है मनरेगा के माध्यम से ये कार्य मिला है करने के लिए। मनरेगा के माध्यम से उनके जीविकोपार्जन का एक अच्छा स्रोत मिला है, जिससे वो अपना अच्छा जीविकोपार्जन कर रहे हैं। साथ ही साथ ही कल्याणी नदी का भी कार्य हो रहा है, तो नदी को भी हम लोग पुनर्जीवित कर रहे हैं। क्या इसमें आगे इस तरीके का भी कुछ प्रावधान होगा कि और जो मजदूर अगर आते हैं इस क्षेत्र के, तो क्या आप उनको ऐड ऑन करेंगे इस प्रोजेक्ट में? जो भी मजदूर, प्रवासी मजदूर आते हैं बाहर से, उनको हम लोग प्रायोरिटी बेस पे, अगर वो अपनी इच्छा जाहिर करते हैं कि उन्हें काम करना है, तो निश्चित रूप से हम ऐसे लोगों को जोड़ेंगे। और एक तरीके का अभियान भी हम लोगों ने चला रखा है सभी ग्राम पंचायतों में, कि कम से कम जो प्रवासी मजदूर हैं और जिन्हें काम चाहिए, उनको तो 100% हम लोग काम देने की पूरी। वहीं बहराइच में 4 और कोरोना पॉजिटिव मरीज आए हैं, और इसी के साथ ही जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 43 हो चुकी है। हाल ही में विभिन्न प्रदेशों से आए कामगारों को स्वास्थ्य विभाग की ओर से इन्हें क्वारंटीन किया गया था। चारों मरीजों का सैंपल लेकर जांच के लिए डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज को भेजा गया था। सीएमओ डॉक्टर सुरेश सिंह ने बताया कि 4 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। ये सभी संक्रमित मरीज पहले ही क्वारंटीन किए जा चुके थे। कोरोना का कहर पीलीभीत में लगातार बढ़ता जा रहा है। सोमवार रात मिले 9 केस जो है वो अभी तक पूरी तरह से जो कवर नहीं हो पाए कि 4 और केस सामने आ गए। मंगलवार रात 4 नए कोरोना संक्रमित मरीजों की पुष्टि हुई। IVRI बरेली से प्राप्त हुई जांच रिपोर्ट में 15 मई के 4 सैंपल पॉजिटिव पाए गए। अब चारों संक्रमित मरीजों को ट्रेस करके शिफ्ट कराने की कार्रवाई चल रही है। आपको बता दें, बरेली में बेड फुल होने के कारण पीलीभीत या किसी अन्य जिले में शिफ्ट कराया जा सकता है। बीते 3 दिनों में 24 केस सामने आ चुके हैं। सभी केस प्रवासी लोगों के सामने आए। हालांकि जनपद में हो रही आधिकारिक सैंपलिंग से केस का पता लगाने में मदद मिल रही है। लॉकडाउन में लोगों की दर्द भरी कहानी के बीच कई अजीबोगरीब किस्से सुनने को मिल रहे हैं। बरेली में तो एक व्यक्ति ने हद ही कर दी। यहां बीवी लॉकडाउन के चलते मायके में क्या फंस गई। शौहर ने मौसी की बेटी से निकाह कर दिया। बीवी को शौहर के दूसरे निकाह की जानकारी उनके 4 साल के बेटे ने फोन पर दी। बेटे ने अपनी मम्मी को फोन पर इस निकाह के बारे में बताया। पीड़िता ने अब मेरा हक फाउंडेशन से मदद मांगी है। पुलिस फिलहाल मामले की जांच पड़ताल कर रही है। तो वहीं मेरा हक फाउंडेशन का कहना है कि मामले में पीड़िता को इंसाफ दिलाया जाएगा। उन्होंने मेरे शौहर शादी मैं खलेरे भाई की शादी में आई थी। मेरे शौहर मुझे यहाँ पर छोड़ के गए थे। छोड़ने के बाद में फिर मैं यहाँ लॉकडाउन में फंस गई। उन्होंने अपनी खलेरी बहन के संग में शादी कर ली। मेरे सास ससुर ने उनकी शादी करा दिया। जब मुझे रोज़ वीडियो कॉलिंग भी करते थे, फ़ोन भी करते थे, मुझे एक भी दिन नहीं बताया मैंने शादी कर ली। मेरा 4.5 साल का लड़का वहीं पर था। मैंने जब अपने लड़के को फ़ोन करा, बेटा कहाँ पर हो? बोले बाहर बैठा हुआ हूँ। मैंने कि पापा कहाँ है? बोले पापा अप्पी के साथ लेटे हुए। मैंने कि कौन सी अप्पी के साथ? बोले सकूफी अप्पी के साथ, जो उस लड़की का नाम है सकूफी।
गई। मैं बोले अम्मी पापा ने उससे शादी कर ली और अब्बा ने अम्मा ने उससे शादी करा दी है। जब मैं सुबह में जैसे मुझे 20 दिन के बाद पता लगा, जब मैं सुबह में मेरे लड़के ने बताया, मैं लड़के को लेने गई तो वहाँ पर देखा वो लड़की मेरे शौहर के पास लेटी हुई थी। मैं चुपचाप अपने लड़के को उठा के चली आई। अब मैं चाहती हूँ मुझे इसमें इंसाफ मिले। मेरे 3 बच्चे हैं छोटे छोटे और मुझे उस लड़की को उस घर में से निकाला जाए और मैं उस घर में जाना चाहती हूँ। मेरी शादी को 2013 में हुई 11 अक्टूबर को। मुझे तलाक भी नहीं दिया, मुझे पता तलक नहीं लगने दिया है। 4 दिन पहले जो मेरे पास एक केस आया है नसीम नाम की महिला का। नसीम के पति ने लॉकडाउन के दरमियान नसीम को उसके मैके में छोड़ दिया और 2013 में इनकी शादी हुई थी। 3 बच्चे इनके पास हैं, 2 बेटियां 1 बेटा। एक बेटा ससुराल में रह गया, 2 बेटियां नसीम के साथ मैके आ गई। और लॉकडाउन के दरमियान नसीम को मैके में छोड़ के नईम जो उसका पति है उसने अपनी खालाजाद बहन के साथ शादी कर ली, दूसरा निकाह रचा लिया। अब आप ये देखिए कि यहाँ 3 बच्चों का सवाल है। नसीम कहाँ जाएगी अपने 3 बच्चों को लेके? बेटे ने सारा राज खोला। जो बेटा ससुराल में रह गया था उस बेटे को जब नसीम लेने गई तो सब कुछ बेटे ने बताया कि किस तरह से मम्मी पापा साथ में लेटते हैं नए वाले और वो बिछुए पहनती हैं, बहुत सी बातें ऐसी बताई। बाद में जब मालूम किया गया तो पति ने इस चीज़ को कबूला कि हाँ मैंने निकाह। वहीं रिश्तों को शर्मसार करने वाली एक घटना ने फिर से सभी को शर्मिंदा किया है। एक बहू ने अपने ही ससुर पर तमंचे के बल पर बलात्कार करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने मामले को दर्ज कर जांच को शुरू कर दिया है। यह मामला प्रदेश के मुरादाबाद जिले के बिलारी थाना कोतवाली क्षेत्र का है। आरोपी ससुर राजेंद्र दरोगा पोस्ट से रिटायर हो चुका है। पीड़िता के मुताबिक उसके ससुर राजेंद्र सिंह उत्तर प्रदेश पुलिस से दरोगा के पद से रिटायर्ड हुए हैं। वे घर में देसी हथियार रखते हैं। पति रावेंद्र बहुत ही सीधा साधा है और वे अपने पिता से डरे रहते हैं। उसके ससुर उसके पति को हमेशा धमका कर रखते हैं। पीड़िता के परिजनों का भी आरोप है कि शादी के 4 माह बाद से ससुर की गंदी हरकत सामने आई, लेकिन उस समय आरोपी ने माफी मांगकर मामला रफा दफा कर दिया था। इसके बाद एक दिन जब उसका पति खेत पर पानी लगाने गया था तब उसके ससुर ने उसके साथ तमंचे के बल पर बलात्कार किया और धमकी दी कि अगर पीड़ित ने किसी से इस बारे में शिकायत की तो उसके मायके वालों को भी नुकसान पहुंचाएंगे। उसके बाद उसका ससुर आए दिन उसके साथ तमंचे के बल पर बलात्कार करने लगा। तब उसने इसकी शिकायत अपने दादा से की। ये हमें तंग करते हैं। कौन है, कहाँ के हैं? दरोगा। क्या नाम है दरोगा जी? राजेंद्र सिंह। क्या लगते हैं आप? ससुर। तो क्या घटना आपके साथ घटी है जो आप यहाँ प्रधान जी के यहाँ पर आई हुई? मुझे तंग करते हैं। किस तरह से तंग करते हैं? मुझे डराया धमकाया जाता है। दिमाग पे छुरी कट्टा उट्टा रख के बलात्कार किया जाता है कि मेरे साथ तू शादी कर ले, मेरे सेज पे आ जा। मैं कहूँगी पापा आप मेरे पापा हैं, आप ऐसी बातें मत कीजिए। शादी हुई है आपके बेटे से। कहते हैं तू अब मेरे बेटे के लिए नहीं, तू मेरे लिए आई है। तेरे माँ बाप बाबा को पैसे दिया हमने, तू खरीद के आई है, मोल की आई है तू। बार बार हमें यही कहा जाता है तू खरीद के आई है। अब मुझे कमरे से निकाल के बाहर सुलाया जाए। इसमें हम लोग जांच करवा रहे हैं क्योंकि एक पारिवारिक मामला है, तो इसमें पहले ये कंफर्म हो जाना जरूरी कितनी सत्यता है कितनी नहीं है और सत्यता के अनुरूप कार्रवाई की जाएगी। सर जैसे कि बताया जा रहा है कि वो रिटायर्ड पुलिस में हैं, रिटायर हुए हैं पुलिस से। नहीं, उससे रिटायर हुए हैं नहीं हुए हैं उससे नहीं, जो अभियोग में जो विवेचना में या जो जांच में आएगा वही होगा। किसी के रिटायर होने से ना होने से या पुलिस में होने से या नहीं होने से उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वहीं सिद्धार्थनगर जिले में डॉक्टरों को सम्मानित किया गया। डुमरियागंज के विधायक राघवेंद्र सिंह ने सभी डॉक्टरों को सम्मान पत्र देकर सम्मानित किया। दरअसल डॉक्टर की टीम ने कोविड-19 महामारी के दौरान गांव-गांव जाकर 50,000 लोगों को इलाज निःशुल्क किया था। सम्मानित किए गए डॉक्टरों का कहना है कि उनके अंदर की आत्मा को प्रशासन और विधायक जी ने जगाया है। जब भी जरूरत पड़ेगी वे लोगों की सेवा के लिए तैयार रहेंगे।
मैं अपने आप को कोरोना योद्धा नहीं कहूँगा। मैं सर्वप्रथम अपने विधायक जी को कहूँगा, अपने प्रशासनिक अमले को कहूँगा कि जिस तरीके से इन लोगों ने हम लोगों के आत्मा को जगाया है और हम लोग एक डॉक्टर होते हुए और ईमानदारी से उस चीज़ का निर्वहन कर रहे हैं, तो हम इस चीज़ का खिताब ना लेके हम सीधा यही कहेंगे कि हमारी जब भी ज़रूरत है, जब तक ज़रूरत है, मतलब अनंत काल तक हम इस सेवा को देते रहेंगे और किसी तरीके का हमारा कोई वो भी नहीं है कि हमको किसी इस चीज़ का मूल्य चाहिए। हम अमूल्य समय दे रहे हैं और बहुत हमारे नेता, हमारे मुखिया, देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी और हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पूज्य योगी जी के निर्देशानुसार हम पुलिसकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी, प्रशासन के लोग, सफाई कर्मियों का जगह जगह सम्मान कर रहे हैं। और हमारे डुमरियागंज के चिकित्सक, जब वह आपदा का समय घोषित हुआ तो कोई सड़क पर खड़ा हुआ हम लोगों के साथ चलने को नहीं मिलता था। हम अपने इन डॉक्टरों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद देते हैं, स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं कि इन लोगों की जो 8 टीमें बनाई गई, ये गांव-गांव में जाकर के 50,000 से ऊपर परिवार में उन्हें चिन्हित किया, उनका स्वास्थ्य का परीक्षण किया और इसी के साथ ही अपना उत्तर प्रदेश में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप जुड़े रहिए और देखते रहिए ANB न्यूज़।